गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। भाजपा अध्यक्ष ने दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने करीब 50 लोगों को 5 लाख रुपए का दिया हेल्थ केयर कवर। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मतदाताओं को लुभाने में जुटी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार जारी। भाजपा के मेगा शो के तहत 32 नेता 108 स्थानों पर कर रहे हैं प्रचार। कांग्रेस और आप पार्टी भी प्रचार के लिए नहीं छोड़ रही है कोई कोर कसर। वहीं निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान का किया आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को किया संबोधित। कहा, भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है गीता। गीता पूरी मानवता के लिए है आध्यात्मिक संहिता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 को किया संबोधित। कहा, भारत का विकास हमारी प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ। डेटा को आज के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताया। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन के चलते बीजिंग में सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग ले रहे नागरिकों को हिरासत में न लेने का किया आग्रह। अमेरिका ने भी प्रदर्शनकारियों के प्रति जताई संवेदना। कहा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना चीन के लोगों का मूलभूत अधिकार। और फुटबॉल विश्व कप में आज होंगे 4 मुकाबले। इक्वाडोर का सामना सेनेगल के साथ, तो वहीं नीदरलैंड के सामने होगी कतर की चुनौती। ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेल्स होंगे आमने सामने, जबकि अमेरिका के खिलाफ उतरेगा ईरान। कल 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। वहीं उरुग्वे को हराकर पुर्तगाल भी पहुंचा अंतिम 16 में। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। 182 सीटों वाली राज्य विधानसभा के 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। इस चरण में 2,39,76,670 मतदाता 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होने वाले इस चरण के चुनाव में 70 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मध्य और उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के दाहोद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर दिया है, हेल्थ कवर भी दिया है। हमें गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता है। 3 करोड़ 60 लाख लोगों को आवास दिया गया है, ये कहा गृह मंत्री ने। और उन्होंने आगे कहा कि उनमें से 15 लाख लोग गुजरात में ऐसे हैं जिनको आवास दिया गया है। हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे। अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके का इंतजाम हम लोगों ने किया है वह सच में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री अमृत योजना में 41 लाख परिवारों को आप लोगों ने और जोड़ा है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जहां तक आवास योजना का सवाल है, 3 करोड़ 60 लाख लोगों को आवास दिया गया है और उसमें से 15 लाख आपको गुजरात में आवास दिए गए हैं और दाहोद में 14,600 घर बने हैं। 14,600। वहीं गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दाहोद के गरबाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों के सम्मान के लिए केंद्र की भाजपा सरकार 10 राज्यों में 10 आदिवासी संग्रहालय बनाने का काम कर रही है। 15 नवंबर
ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતિ તો મનાવત है એમને 10 આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના નેતાઓ જેમને પોતાનું જીવન આ દેશને આઝાદ કરવા માટે બલિદાન કર્યું એવા 10 મ્યુઝિયમ સંગ્રહાલય બનાવવાની શરૂઆત કરી દેશના 10 રાજ્યોમાં સંગ્રહાલય બનાવે। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात के आणंद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश से आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद खत्म हो गया है। इसकी शुरुआत 20 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से की थी। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद भी समाप्त हो गया है। 20 वर्ष पहले जो शुरुआत गुजरात ने की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने आज आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करके पूरे देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। नहीं तो रोज दंगे होते थे गुजरात में, कर्फ्यू लगता था, न पर्व और त्योहार मनाए जा सकते थे, न व्यापार हो सकता था, न बहन बेटियां ही बाहर निकल सकती थी, चारों ओर अराजकता रहती थी, विकास ठप था, नौजवान बेरोजगार था, विकास के कार्य नहीं हो पाते थे क्योंकि कर्फ्यू और दंगे हमेशा होते रहते थे। लेकिन 20 वर्ष पहले जो शुरुआत आपने की, आज वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल बना। और गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। इस मौके पर गुजरात में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। गुजरात में दोनों चरणों के लिए धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा है। तमाम दलों के नेता पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात में बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। सर, इस बार बदले हुए हालात हैं, बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई जो है उनकी चुनाव में उतरने की एक परंपरा रही है। अभी गुजरात इकाई को एक बहुत बड़ा संबल है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी का। इन दोनों हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में गुजरात की पूरी टीम इस बार विक्रम जीत हासिल करने के लिए मैदान में खड़ी है। पिछली बार जीत जरूर हासिल हुई थी लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी बीजेपी ने सोची थी। सरकार जरूर वापस आई। इस बार एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है 150 सीटों का 182 में से। इस बार ये संभावना इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार का नेतृत्व करते हुए भारत की शाख को देश के बाहर दुनिया में जो प्रस्थापित किया है, इसके लिए हर गुजराती को एक गौरव है। दूसरा, कुछ ऐसे निर्णय वहां से हो रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान वासियों के दिल में आए हैं। मुद्दों के लिहाज से देखें तो आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के गुजरात चुनाव में? देखो, भारतीय जनता पार्टी के हर चुनाव में मुद्दा एक ही होता है और ये विकास का होता है। कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है महंगाई के मुद्दे पर और रोजगारी के मुद्दे पर। देखो, कांग्रेस पार्टी तो 90 से यहाँ ये काम कर रही है। 90 से गुजरात की जनता इसको नकार रही है। रोजगार की बात इनको गुजरात में नहीं करनी चाहिए। गुजरात सरकार के खाने में वो यश है जो सबसे ज्यादा रोजगारी देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनावी जनसभाओं में अक्सर कहते हैं कि 20-21 साल के युवा जानते भी नहीं होंगे कि क्या चुनौतियां थी और क्या किया है, किन किन समस्याओं को दूर किया गया है। बिजली की यहाँ बड़ी कठिनाई थी। 3 फेज अनइंटरप्टेड बिजली पूरे गुजरात को देने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री श्री थे उसी कालखंड में दे दिया। दूसरा, हम और आप जहाँ बात कर रहे हैं ये नॉर्थ गुजरात का हिस्सा है, बनासकांठा। मैं सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और हमारा कच्छ मुल्क है। ये तीनों एरिया ऐसे थे जहां पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। हर घर में पानी देने का काम हमारी सरकार ने किया। डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को पिछले चुनावों के मुकाबले और शानदार जीत हासिल होगी। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बनासकांठा।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न पार्टियों के नेता भी पूरे दमखम के साथ राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता अपने उम्मीदवारों के लिए राज्य में प्रचार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान रोड शो में शामिल हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को निंदनीय बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका यह बयान कहीं न कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता भाषा का प्रयोग यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे एमसीडी चुनावों की। दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार जो है वो भी जोर शोर से जारी है। आगामी 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। दिल्ली में आज भाजपा का मेगा शो जारी रहा, जिसमें भाजपा के 32 नेता 108 स्थानों पर चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली नगर निगम के चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रैलियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने जहां अपने शीर्ष नेताओं को प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी डोर टू डोर कैंपेन करने में लगातार जुटी हुई हैं। छिड़ा हुआ है। 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 135 वार्ड में हम इस समय मौजूद है, जहां के प्रत्याशी हैं सीमा पंडित, जिनसे हम बात करेंगे क्या है उनके चुनाव मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर वो इस समय जनता के बीच में। मैडम, इस बार क्या नए मुद्दे हैं जो लेकर के आप जनता के बीच में? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा सिर्फ सेवा ही विचार है, हमारे कोई खोखले विचार नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, केजरीवाल झूठे वादे करके सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में कह रहे हैं कि हमने सब महिलाओं को क्या कहते हैं 1000 रुपए का वो दिया है, लेकिन किसी को भी गुजारा भत्ता किसी को नहीं मिला है। स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, जबकि आप जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। और एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था जो कोरोना के टाइम पे सब लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा की है। और मेरा यही कहना है जनता को कि किसी की बातों में बताइएगा और भारतीय जनता पार्टी को ही जिताइएगा। मेरे मुद्दे ये है, 36 बिरादरी को लेकर चलूंगा साथ, निष्पक्ष सेवा करूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा मैं नहीं खाऊंगा। मेरा परिवार साझा है, मैं और मेरे भाई किसी भी परिवार का पैसा मतलब पार्षद का फंड कोई भी नहीं खाऊंगा। और रहा जब मैं नहीं खाऊंगा, और दादादेव महाराज ने, मेरे भाइयों ने इस लायक 36 बिरादरी ने सोचा, अब तो मैं अलग ये चाह रहा हूँ, एक अलग नाम आए ईमानदारी का। लेडीज कैंडिडेट सीट है यहाँ पे, महिलाओं के तमाम मुद्दे होते हैं। सबसे पहला मुद्दा उनकी सुरक्षा और उनको नया रोजगार। क्या कुछ प्लान है आपके पास, ऐसा कुछ आपने सोच रखा उनके लिए? जी बिल्कुल सोच रखा है। मैंने पिछली बार भी 2012 में जब मैं चुनाव जीती थी तो मैंने उनको घरेलू उद्योग के लिए ट्रेनिंग दी थी, कम से कम 300-400 महिलाओं को, ताकि वो घर में रह के अपने काम कर सके। वो बाहर नहीं निकल पाती तो घर में रह के काम कर सके। तो मैंने घरेलू उद्योग के लिए काम किया था। और महिला सुरक्षा के लिए तो मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ और हमेशा उनका साथ और सहयोग दूंगी। पुलिस वाले जो हमारे यहाँ पालम गाँव थाना लगता है, बीट्स वालों से बोलूँगी कि थोड़ी अपनी ड्यूटी बढ़ाएं, गलियों में घूमे रात को। आम आदमी से ये पूछिए उन्होंने क्या किया है। पहला जवाब मेरा, जो उन्होंने वायदे किए, हर चौराहे पर कैमरे होंगे, एक भी कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कमांडोज होंगे बस में, ये करेंगे हम, रोड ऐसी होंगी पेरिस बन जाने देंगे। ना तो पेरिस है, ना कैमरे है, ना कमांडोज है। तो क्या आम आदमी का तो झूठ बोलने का एक स्तर ही नहीं है। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा काम बोलेगा। अगर आप साल बाद भी आएंगे, 1 साल के बाद, तो एक राजनगर मेरे पास मत आना, राजनगर आपको बताएगा काम कैसे होते हैं। ये मेरे परिवार है। मैंने अपने घर से, मायके से, ससुराल से किसी को बुलाया है। ये मेरा परिवार जो खड़ा मेरे पीछे, मेरे आगे खड़ा है। लगातार प्रचार जारी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित किया।
पवित्र पुस्तक गीता के विषय में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तकों में गीता शामिल है। गीता के संदेश को चरितार्थ करते हुए हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से भाग लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता सही अर्थ में एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। अनेक भाषाओं में गीता के कई अनुवाद हो चुकी है। ये भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। जितनी टीकाएं गीता पर लिखी गई है, उतनी शायद ही किसी अन्य पुस्तक पर लिखी गई होगी। जिस तरह योग पूरे विश्व समुदाय को भारत की सौगात है, उसी प्रकार योग शास्त्र गीता भी पूरी मानवता को भारत माता का आध्यात्मिक उपहार है। गीता पूरी मानवता के लिए एक जीवन संहिता है, आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। और राष्ट्रपति ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के खोले जाने पर हरियाणा वासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर राज्य में विकास हो रहा है। सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानसों की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूँ। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 के शुभारंभ के मौके पर वायुसेना के जाबाजों के हवाई करतबों को देखा। आसियान देशों की विभिन्न एजेंसियां आगरा में संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। यह आयोजन 30 नवंबर तक चलेगा। 3 दिनों की मानवीय सहायता और आपदा राहत पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी मौजूद थे। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और इस क्षेत्र में सागर यानी सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विजन पर काम करता है। इंडियन ओशन दुनिया में एकमात्र ओशन है जो हमारे देश इंडिया के नाम पर पड़ा है और इस रीजन को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। इस रीजन के लिए हमारा विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अथवा सागर द्वारा संचालित है, जिसके अनुरूप हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे थ्रेट्स आज से निपटने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सहयोग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने क्षेत्रीय साझेदारों की मानवीय सहायता और आपदा के समय राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में भारत की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ी है। इस ताकत ने न केवल अपने देश के नागरिकों बल्कि हमारे रीजनल पार्टनर्स को हुई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रदान करने की कैपेसिटी, इसकी रिलायबिलिटी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। विगत कुछ वर्षों तक एशिया तथा विश्व के डेवलपिंग नेशंस ने डिजास्टर रिलीफ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की सहायता ली है, जो ऐसे कार्य के लिए काफी सक्षम रहे हैं। पर अब भारत एक रीजनल लीडर और इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आगे बढ़ा है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप को सुदृढ़ करने के लिए हमने रीजनल मैकेनिज्म्स के अंतर्गत इंगेजमेंट की ओर भी ध्यान दिया है। इससे इंटर ऑपरेबिलिटी में भी बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण क्राइसिस सिचुएशंस में हम फास्टर रिस्पांस करने में सक्षम हुए हैं। दिल्ली में चर्चित श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। एफएसएल सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी ही पुलिस को सौंप दी जाएगी। आज हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफ्ताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। केस को हमने प्रायोरिटी पे लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर।
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय चित्रों के माध्यम से काशी और तमिलनाडु के मंदिरों के अनेक रूप दिखा रहा है। लोग इन्हें देखकर अभिभूत हैं। काशी तमिल संगमम एक अनोखा प्रयास है, अनूठा प्रयास है या भव्य प्रयास है, यह भी कह सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मुख्य केंद्र बनाया गया है और इस समय हम लोग इस सेमिनार हॉल में हैं, जहां पे स्कूली बच्चों को कहानी के माध्यम से तमिलनाडु और काशी को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। बच्चों ने कितना सीखा और इन्होंने कितना बताया, इस पर हम बात करेंगे। मैडम, आपने क्या क्या बताया बच्चों को अपनी कहानी के माध्यम से? आज हमने कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया कि कैसे तमिल और काशी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वस्त्र, भिन्न भिन्न वस्त्रभूषण, फिर भी एक, और वो शक्ति है शिव शक्ति, जो हर हर महादेव 3 छोटे शब्दों से एक इतना बड़ा संगम बना देती है। भिन्न प्रदेशों की जोड़ने की ताकत को बताया है। ये हमारे भविष्य हैं और इन्होंने जो सीखा है, आप लोगों ने क्या सीखा मैडम की कहानी से? तमिल और वाराणसी कैसे जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ की संस्कृति को भी जानने के लिए और वहाँ की चीज़ों को भी बताते हैं हम लोग को आके। इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ में रिलेशन है साड़ी के वजह से, किसी ने शिव से, किसी ने साड़ी से, दोनों को जोड़ा काशी और तमिल को। यही है काशी तमिल संगम। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला ये भारत का वार्षिक प्रमुख सम्मेलन है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। टेलीकॉम की डोमेन में भारत को विश्वसनीय अवधारणा से देखा जाता है। We cannot be agnostic about technology. And we have to stop pretending that there's something neutral about technology. Technology is no more neutral than economics or any other activity. And you may speak about whether it is data or oil, or oil as data as the new oil. The fact is, more and more things are technologically driven. And we need to understand that there's a very strong political connotation which is inbuilt really into technology. विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। Today, there's a completely different world there, where the building of deep strengths is actually going to determine our capabilities. So, to my mind, in a way, what we in India call Atmanirbhar Bharat, which is like a self-reliant India, you can say a kind of an economic strategic autonomy. That is today going to be key for global rebalancing. That big players are going to consciously strive to be technologically more, I don't want to be self-sufficient, but technologically more capable in order for rebalancing to actually take place. और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आंध्र प्रदेश काडर की 1983 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर प्रीति सूदन ने आज संघ लोक सेवा आयोग में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने उनको शपथ दिलाई। Technology has always been a great equalizer, where citizens from all walks of life have used a veritable toolkit of digital public goods to access services, public services, make payments, and even address their collective grievances. In a world splintered by polarization
तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 में पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने क्या कुछ कहा, उसको हमने आपको दिखाया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से भारत ने दुनिया की कोविड महामारी में बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि आज तकनीक एक ऐसा माध्यम है जिसमें दुनिया आपस में एक परिवार के रूप में जुड़ गई है। आइए एक बार फिर से सुनते हैं उनको। Technology has always been a great equalizer, where citizens from all walks of life have used a veritable toolkit of digital public goods to access services, public services, make payments, and even address their collective grievances. In a world splintered by polarization and technological balkanization, India will strive to ensure that the world in coming years is a just, equitable place with prosperous, inclusive societies at its core. The COVID-19 pandemic presented India with extraordinary challenges. The Government of India responded to these challenges by unleashing a whole of government approach towards ensuring the welfare of its citizens. फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर इफ्फी जूरी हेड के बयान पर वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स का सच कुछ लोगों के गले में एक कांटे की तरह अटक गया है। इस सच को झूठा साबित करने के लिए वे लोग बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। कुछ लोगों को सच जैसा है वैसा ही देखने और दिखाने की आदत नहीं होती। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से त्रस्त हैं। यह सच हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। भारत और इजराइल आपस में दोस्त हैं। दोनों मुल्क आतंकवाद का शिकार रहे हैं। एक आम इजरायली कश्मीरी हिंदुओं का दर्द समझता है। वहीं द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट पर वीडियो जारी किया है और कहा है कि शुरू से ही इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म साबित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी बुद्धिजीवियों को इस फिल्म के एक भी सीन को गलत साबित करने की चुनौती दी है। ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट को अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया। डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे, उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। और बात करेंगे कारोबार की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 177.04 अंकों की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्कोर 62,681 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 55 अंकों की बढ़त के साथ 18,618 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बाजार की मजबूती एफएमसीजी सेक्टर का अहम योगदान रही। वहीं पीएसयू बैंक के शेयरों में हल्की नरमी दिखी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।